हे गाइस, वेलकम टू फंडा टेक्स। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का सेकंड वीडियो है। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फंडामेंटल एनालिसिस की टर्म समझने का हमारा अप्रोच क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो ग्रोसरी स्टोर लेंगे उसके एग्जाम्पल को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते जाएंगे। तो शुरू में जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो बहुत ही सिंपल होगा। और अब अगर आप पहली वीडियो देखोगे और आप सीरीज के आखिरी वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या जर्नी ट्रैवल की है हमने। आपको जब मैं इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ ना तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। पर अगर आप आज की डेट में आखिरी वीडियो देख लो, आज की डेट में तो आखिरी वीडियो पब्लिश नहीं हुई है, पर मुझे पूरा यकीन है जब हम आज की डेट में आखिरी वीडियो देखेंगे ना, अगर आप ये वीडियो पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो तो आप सीधे आखिरी वीडियो पे जाओ। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको आखिरी वीडियो में जो भी हमारी शॉप है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस लगेगा, पर जो आज की शॉप है, आज हमारी जो शॉप की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो बहुत ही सिंपल होगी। तो अगर आप आज की वीडियो से लास्ट वीडियो तक सारी जर्नी मेरे साथ ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में ना हम समझेंगे उन मेट्रिक्स को जो एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आज हम सबसे जो पहला मेट्रिक आपको देखना चाहिए किसी बिजनेस से रिलेटेड, वो मेट्रिक डिस्कस करेंगे, वो मेट्रिक्स डिस्कस करेंगे प्लूरल। तो पहले हम सिंपल शब्दों में कुछ यूजफुल टर्म्स समझेंगे बिजनेस से रिलेटेड, नॉर्मल टर्म्स। उसके बाद लास्ट में हम उन टर्म्स को वेल नोन फंडामेंटल एनालिसिस की टर्म्स से कोरिलेट कर देंगे। तो बेसिकली हम समझेंगे कि पैसे कमाए, पैसे कमाए, मतलब प्रॉफिट हुआ, कुछ डिडक्शन हुए, टैक्स कटा, फला कटा, टिका कटा, बहुत कुछ कटा, और लास्ट में एक टर्म आया, वो लास्ट में एक नंबर आया, दैट नंबर इज अ वेल नोन टर्म एंड इट मेक्स सेंस कि वो टर्म क्यों यूज होती है बिजनेसेस के फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम ऐसे अपनी वीडियो को लेके चलेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कीजिए, हम एक ग्रोसरी शॉप अक्वायर करना चाहते हैं। अब चलिए लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय एडिंग सम बेसिक फाइनेंशियल्स ऑफ द शॉप। तो लेट्स से जो हमारी शॉप है ना, उसका जो रेवेन्यू है वो है 1 करोड़ रुपए। मतलब जो बिजनेस करता है ये नेट्स एक साल में 1 करोड़ की सेल्स करता है। अब मान लेते हैं कि हमारी शॉप के कुछ एक्सपेंसेस है जो कि नेचुरली हर बिजनेस के होते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनको हमने पहले खरीदा होगा, तो उसका कॉस्ट है 75 लैक्स। तो हमारी, चलिए 70 लैक्स। तो जो हमारी शॉप में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको खरीदने की कॉस्ट है एनुअली 70 लैक्स। जो हमारी शॉप है उसका रेंट कुछ होगा, मान लेते हैं 2.5 लाख। जो हम लाइट, फैन, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स रखने के लिए जो हम फ्रिज रखते हैं, उस उन सब चीज़ों को चलाने का जो बिजली का खर्चा है वो है एनुअली 1 लाख। स्टाफ जो हमारी शॉप में हमारी हेल्प करता है उसका कॉस्ट है 1.5 लैक्स। तो मोटा मोटा जो हमारा रनिंग कॉस्ट, माल का कॉस्ट, सब कुछ है वो है 75 लैक्स, है ना। अब जो रनिंग कॉस्ट है ना उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो बिजली का खर्चा, जो स्टाफ का खर्चा, जो रेंट या लीज का खर्चा जो भी है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट है ना, जो हमारा जो हम माल बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों टर्म्स आई थिंक काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जो एक्सपेंस ऑपरेशंस में हो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस सामान खरीदने में हो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो 25 लाख बचे ना, ये बची, अभी इसमें हमने जैसे मान लीजिए कोई लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं काटा हमने, अपनी टैक्स नहीं भरे, अभी हमने कोई डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं किया। ये टर्म्स क्या है इसको मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा। बट ये जो 25 लाख बचे ना, इसके लिए एक टर्म है जो आपने सुनी होगी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में भी देखी होगी। इसके लिए एक टर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एबिटा। तो ये जो एबिटा है ना, ये बेसिकली आपका सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है आपका एबिटा। ये हमारी पहली टर्म आ गई। कॉन्ग्रेचुलेट करिए खुद को कि आपको पता चल गया एबिटा क्या होता है। सबसे सिंपल चीज़ है जो हमें आज समझनी थी। तो हम समझ गए गाइस एबिटा क्या होता है। वो पैसा जो हमने ऑपरेशन से कमाया है, अभी हमने टैक्स नहीं भरा है, अभी हमने इंटरेस्ट नहीं भरा है, अभी हमने कोई डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं कंसिडर किया। ये वर्ड्स आपने रेगुलर लाइफ में नहीं सुने होंगे, तो इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, पर अभी जो शॉप है, इसकी जो इन्वेंट्री है, इसका जो स्टाफ है, ये सब कभी तो शुरू हुआ होगा, राइट। तो डे वन से तो हमारे पास पैसे थे नहीं। तो जो हमारे शॉप ओनर है उसने इनिशियल इन्वेंट्री स्टॉक करने के लिए, या इनिशियल डेज में शॉप का रेंट भरने के लिए, या इनिशियल डेज में स्टाफ की सैलरी भरने के लिए, या इनिशियल डेज में जो उन्होंने फर्नीचर, इंटीरियर, कुर्सियाँ, मेज खरीदी होंगी अपने बैठने के लिए, या अपने लिए कंप्यूटर खरीदा होगा अपने हिसाब किताब के लिए, या जो भी इनिशियल खर्चे किए होंगे उसके लिए तो उन्होंने कहीं से पैसे लाए होंगे, और बड़ा अमाउंट लाया होगा क्योंकि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो पैसे कहाँ से आए? अब वो पैसे आ सकते हैं दो जगहों से।
आई थिंक जिनको शेयर मार्केट का थोड़ा नॉलेज है वो गेस कर चुके होंगे, बट फॉर दी एंटायर ऑडियंस वो पैसे दो जगह से आ सकते हैं, डेट और इक्विटी। डेट मतलब सिंपल, लोन ले लिया बैंक से, ईएमआई भरेंगे धीरे धीरे और फिर होप करेंगे कि जो हमारा रेवेन्यू है हम उससे ईएमआई भर सकें। और इक्विटी का बहुत सिंपल मतलब है, इक्विटी थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है डेट के कंपैरिजन में, बट इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल हिंदी में समझाऊं तो हिस्सेदारी। जिस बंदे ने शॉप स्टार्ट करी होगी उसने खुद के कुछ पैसे लगाए होंगे, उसने मतलब अपने पैसे लगाए तो उसकी शॉप में 100% हिस्सेदारी, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारा रिस्क उसका। मान लीजिए दो भाइयों ने स्टार्ट करी तो उनकी 50-50% इक्विटी यानी हिस्सेदारी। किसी ने अकेले शॉप स्टार्ट करी तो उसकी 100% इक्विटी। 3 लोगों ने स्टार्ट करी तो 33% इक्विटी। मतलब इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। जितना पैसा लगाया आपने उस हिसाब से आपको एक इक्विटी मिलती है बिजनेस में। इनिशियली शॉप स्टार्ट करने में यूजुअली एक ही इंसान पूरे पैसे लगाता है तो उसकी अपने बिजनेस में 100% इक्विटी होती है। सारे प्रॉफिट उसके, सारे एक्सपेंसेस उसके, सारा रेवेन्यू उसका, एवरीथिंग उसका। तो अभी तक तो गाइस सब कुछ क्लियर होगा। हमने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं की। हमने डिस्कस किया है रेवेन्यू यानी कि सेल्स, हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि बिजनेस चलाने का एक्सपेंस, हमने डिस्कस किया ओपेक्स यानी सॉरी कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमने डिस्कस किया एबिटा क्या होता है। तो यही 4 टर्म्स हमने डिस्कस की। और डेट इक्विटी क्या होता है, ये सिंपल सी चीज़ हमने डिस्कस की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम एक पिक्चर रखने जा रहे हैं आपके सामने जस्ट टू सेट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेट। हमारी जो दुकान थी उसमें एक ही दुकानदार है, कोई ब्रदर्स या कोई भाई नहीं है। एक दुकानदार है, उसकी 100% इक्विटी है। उसने जब शॉप स्टार्ट की थी उसने अपने 50 लाख रुपए लगाए, यानी उसकी 100% इक्विटी की वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए, और उसने 25 लाख का लोन लिया। जस्ट ये क्लियर पिक्चर आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। अब ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल जो फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में 30 लाख रुपए लगे थे, और जो इन्वेंट्री अब ऐसा मान लेते हैं कि जो इनिशियल फर्नीचर और इलेक्ट्रिक्स खरीदे थे उसमें 30 लाख रुपए लगे थे और इन्वेंट्री खरीदने में 25 लाख रुपए थे। अब हम जा रहे हैं डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, अमोर्टाइजेशन, ये सारी टर्म्स को डिसाइफर करने। उसके बाद हम एबिटा से नेट प्रॉफिट तक की जर्नी कवर करने जा रहे हैं। इस जर्नी के बीच में हमें कई सारे टर्म्स मिलेंगे, हम सबको समझेंगे। उससे फिर हम कई सारे मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम उनका रिलेशन करेंगे रियल लाइफ मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में यूज एक्चुअल टर्म से, और हम सीखते सीखते जाएंगे। और फिर हमें एक क्लियर पिक्चर होगी कि ये कुछ टर्म्स हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होती हैं, वो क्यों यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, ये हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो अब ऐसा सोचते हैं सबसे पहले हम कवर करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैंने टर्म पहले बोल दी, मुझे पहले समझाना चाहिए था, फिर बताना चाहिए था कि बस इस सिंपल सी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो चलिए भूल जाइए कि मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन कंसिडर करने जा रहे हैं। अब आप एक बस रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए कि हमने फर्नीचर लिया, हमने फ्रिज लिया। अब हमारी दुकान अगर 100 साल चलती है तो 100 साल तक तो ये फ्रिज चलेगा नहीं, या 100 साल तक ये फर्नीचर भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम 10 साल का विजन लेके चल रहे हैं कि ये फर्नीचर और ये फ्रिज हम 10 साल बाद बदलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियल हमने कितने रुपए लगाए, हमने इसमें लगाए 30 लाख रुपए। इनिशियल हमने 30 लाख रुपए लगाए जो हमारे लिए 10 साल तक चलेंगे। 10 साल बाद ये जो एसेट है हमारा, जो फ्रिज फर्नीचर जो हमारा एसेट है, टैंजिबल एसेट, ये हमारा कंज्यूम हो जाएगा हमारा ऑपरेशंस में। जो हमारे फ्रिज है उसकी गैस खत्म हो जाएगी, जो हमारा शेल्फ है वो खराब हो जाएगा, जो भी है। मतलब बेसिकली ये एसेट बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करने के ड्यूरेशन में के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। तो जो इस टैंजिबल एसेट की वैल्यू 30 लाख रुपए 10 साल में जीरो हो रही है, इसको हमें अगर हम पहले ही साल में दिखा दें कि हमारा 30 लाख का एक्सपेंस था तो वो फेयर नहीं होगा। तो हम इसको दिखाते हैं डिप्रीसिएशन में कि 30 लाख का एसेट था, वो पहले साल के बाद उसकी वैल्यू 27 लाख हुई, तो वो 3 लाख का हम एक्सपेंस दिखाते हैं। तो ऐसे हर साल एक 3 लाख का एक्सपेंस दिखेगा आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि होगा डिप्रिसिएशन का कॉस्ट। ठीक है, ये मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली अब जैसे इंडिगो है, उसने प्लेन खरीदा पहले दिन। इंडिगो प्लेन खरीदता नहीं है, लीज करता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इंडिगो ने प्लेन खरीदा पहले दिन, पहले साल प्लेन था 100 करोड़ का, अगले साल प्लेन हो गया 90 करोड़ का, फिर उसमें उन्होंने दूसरा प्लेन खरीद लिया 100 करोड़ का। वो एसेट पहले साल 100 करोड़ का है, दूसरे साल 90 करोड़ का है, तब उस पिछले प्लेन का तीसरा साल है वो 80 करोड़ का है। तो मतलब जितना सिंपल मैं समझा रहा हूँ उतना सिंपल है नहीं, पर मैं ये समझा रहा हूँ आपको बस ये समझाने के लिए कि डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स बिजनेस का डेप्रिसिएशन का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बट क्योंकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ फॉर अस कि हमने जो सामान लिया 30 लाख का, जिसकी वैल्यू 10 साल में जीरो होने वाली है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है 3 साल एवरी ईयर। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन।
ठीक है, तो इस टर्म को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैं अब तक कुछ नहीं तो 10 बार डेप्रिसिएशन बोल चुका हूँ। तो जो हमारे टैंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स हैं, उनकी जो वैल्यू कम होती है समय के साथ, वो हो गई डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारी दुकान चल रही है, उस दुकान की 10 साल की लीज ली है हमने 20 लाख रुपए में। ठीक है, 10 साल की एक लीज ली है 20 लाख रुपए में। तो ये जो 20 लाख है ना, दिस ट्रांसलेट्स टू सिमिलरली 2 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। ये सिंपल हो गया, यू कैन गेस इट आई थिंक, अमोर्टाइजेशन। तो ये जो लीज वीज के कॉन्सेप्ट, जो इंटैंजिबल चीजों का जो पैसा हम धीरे धीरे देते हैं, वो हो गया वो हो गया अमोर्टाइजेशन। और जो टैंजिबल एसेट्स हमारे जिनकी वैल्यू कम होती जा रही है विद एवरी पासिंग ईयर, वो हो गया हमारा डिप्रिसिएशन। तो गाइस, अब हमने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है ये समझ लिया, राइट। तो जो हमने इनिशियल पिक्चर रखी थी कि हमारा सेल्स है 1 करोड़ का और हमारा एबिटा है 25 लाख का, उसमें से हम 5 लाख हटा देते हैं, 3 लाख डेप्रिसिएशन के, 2 लाख अमोर्टाइजेशन के। तो अब हमारे को एक टर्म बन गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि हमने इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दिया, वो नंबर हो गया 20 लाख। अब ये गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये एबिटा जितना ही इंपॉर्टेंट नंबर है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि ये दिखाता है कि जो प्योर बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उन्हें हटा के हमारा बिजनेस कितने पैसे में, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसको चलाने में जो प्योर एक्सपेंस है वो है डेट, वो है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, क्योंकि उसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता ना। इंटरेस्ट लोन लेंगे, उन लोन के बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस हम। टैक्सेस तो लास्ट में पे करते हैं जब हम कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं, पर ये जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट है, ये हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम ही देना होता है। तो ये एबिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो सारे खर्चे हैं उनको हटा के हम कितने पैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि लोन नहीं होता हमारा, ठीक है, बहुत ही अच्छा केस है कि हमारे ऊपर कोई लोन नहीं होता, तो ये जो 20 लाख है ये हमारा पूरा प्रॉफिट होता रहे, प्री टैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो टोटल पैसे जो हमने लगाए हैं अपने बिजनेस पे, यानी कि 50 लाख रुपए और 25 लाख रुपए डेट के, तो हमारे जो 75 लाख रुपए लगे हैं, और हमने सारे बिजनेस एक्सपेंस और अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन सब कुछ काट के 20 लाख रुपए कमाए हैं। तो हमने 75 लाख रुपीज पे 20 लाख रुपए कमाए हैं प्री टैक्स। तो अगर इसका एक परसेंटेज निकाला जाए तो 20 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 26.6666 का रिटर्न, यानी कि 27% का रिटर्न। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं गाइस? ये जो डेट प्लस हमारी खुद की इक्विटी का जो पैसा था उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस प्री टैक्स रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आरओसी। ये रहा हमारा पहला टर्म जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में। तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ। हम समझ चुके हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल बताता है कि अगर हमने कर्जा ना लिया होता तो पूरे 75 लाख खुद के लगाए होते, और पूरे के पूरे 75 लाख खुद के लगाए होते तो हमारा बिजनेस कितने पैसे कमाता। अब ये जो नंबर है ये किस टाइप की कंपनीज के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, क्या लगता है? तब ये बोल रहा है कि अगर हमने कर्जा ना लिया होता तो जो हमारा जो पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर हमने प्री टैक्स और प्री इंटरेस्ट कितने पैसा कमाए। अब आप ये देखिए कि ये बिजनेस हमारी इक्विटी के पैसे और डेट के पैसे में भेदभाव कर रहा है, ये पूरे पैसे को एक साथ मार रहा है। क्यों? तो मतलब ये उन बिजनेसेस में ज्यादा काम आएगा जिनमें डेट लेना ही पड़ता है। जैसे कोई बिजनेस है, जैसे मेरी दुकान का बिजनेस है, राइट, मेरी दुकान का बिजनेस नहीं है, बट तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो दुकान का एग्जांपल लिया हमने, ये इनिशियली तो हमें लोन लेना पड़ा, बट इवेंचुअली हम लोन चुका के हम सिर्फ ऑपरेशन से अपना खर्चा निकाल सकते हैं, राइट। दैट्स द गोल ऑफ एनी शॉप। अब ये तो है नहीं कि हमें हर साल लोन लेना है, अगर हमें दूसरी दुकान बनानी तो हमें लोन लेना पड़ेगा, बट हमारी ये दुकान जो चल रही है उसको चलाने के लिए हमें लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये ऐसे बिजनेस के लिए ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कैसे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हमेशा लोन लेना पड़ता है। अब आप सोचोगे ये कैसा बिजनेस है कि हमेशा लोन लेना पड़ रहा है, तो आप जब बैलेंस शीट देखोगे टेलीकॉम कंपनीज की, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की, या फिर ऐसी कंपनीज की जो बहुत डेट लेती हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, तब आपको समझ आएगा कि कुछ कंपनीज होती हैं जो हमेशा लोन लेके काम करती हैं। तो ये बेस्ट मेट्रिक है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए, जहां कंपनी को अपने ऑपरेशंस एक्सपेंस करने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। एग्जाम्पल वही टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये वीडियो गाइस, अब जब हमारे पास सारे मेट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी ना जो हमने डिस्कस की हुई है, जैसे पहला मेट्रिक तो हम समझे आरओसी, जो हमने पूरा कैपिटल एम्प्लॉय किया उस पर हमें क्या रिटर्न बना प्री टैक्स,
जब हमारे पास सारे ऐसे अंडरस्टैंडिंग होंगी तो हम कुछ रियल लाइफ कंपनीज लेंगे और समझेंगे कि ये मेट्रिक बेस्ट क्यों है कंपेयर टू ऑल अदर मेट्रिक्स विच वी हैव डिस्कस सो फार. We have only discussed one metric, so there's not a point of taking an example and explaining it to you. But फिर हम स्टील कंपनी टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का कंपैरिजन करेंगे. तब तक आप खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद इनका एनालिसिस करिए, देखिए क्या लग रहा है आपको. बट जब हम सारी टर्म्स समझ लेंगे, सारी की सारी नहीं, बट जब हम प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी वाली टर्म्स को समझ लेंगे तो हम एक केस स्टडी ले आएंगे एक वीडियो में, जिसमें हम ऐसे केस स्टडीज करेंगे कि इस कंपनी के लिए आरओई देखना बेस्ट क्यों था, इस कंपनी के लिए आरओई देखना क्यों बेस्ट था, इस कंपनी के लिए आरओसी क्यों बेस्ट था. बट फिलहाल हमने आरओसी समझा है. एक रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, कि अगर हमने लोन नहीं लिया होता और हमने इंटरेस्ट नहीं पे करना होता तो जो हमने पूरा कैपिटल लगाया है उस पर हमने प्री टैक्स कितना रिटर्न बनाया होता. सिंपल आरओसीई. अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप रिवाइंड करिए या एक बार आप वो करिए. अगर आपको नहीं समझ आया तो गाइस बस एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए. नहीं समझ आया तो आप उसके बाद भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए. मैं I'll try to explain it in different terms. I'll maybe use ChatGPT to make it even simpler. I'll use some tools, or maybe I'll read it from some other place and like translate it to you for even in an even easier language to understand. ठीक है. अब आप ये सोचिए कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. मुझे 2 प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. तो एक बार आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स दिख रही है. ठीक है. एक वो देता हूँ. टैक्स तो हमें हमेशा भरना पड़ता है. एक हिंट दे दो, टैक्स तो हमें हमेशा भरना पड़ता है. ठीक है. तो एक बार पॉज करके सोचिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो गाइस आई होप आपने पॉज करके देख लिया होगा, आप सोच लिया होगा, अपना दिमाग लगा लिया होगा. अब हम डिस्कस कर लेते हैं. पहली प्रॉब्लम क्या है. मान लीजिए मेरे पास 75 लाख रुपए हैं और अगर मैं एक सेंसिबल बिजनेसमैन हूँ तो क्या मैं सारे 75 लाख का सामान खरीद के, सारे 75 लाख की इन्वेंट्री खरीद के अपनी दुकान पहले दिन से स्टार्ट कर दूंगा 0 रुपये में से? नहीं ना. जो कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर है ना 75 लाख का, वो पूरा का पूरा बिजनेस में नहीं जाता है, किसी भी बिजनेस में. तो रियलिस्टिकली हमेशा कुछ पैसे साइड में रखे होते हैं फॉर इमरजेंसीज. हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको 25 लाख मान लेते हैं कि हमने 25 लाख रुपए साइड में रखे हुए. ठीक है. तो थोड़ा बड़ा नंबर है, मे बी इट शुड बी 10%, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस वी हैव केप्ट इट एट 25 lakhs. तो हमें कायदे से सिर्फ 50 लाख रुपए लगा के अपने 20 लाख रुपए का एबिट कमाए, राइट. तो हमें 75 लाख कंसिडर करना ये थोड़ा अनफेयर होगा. तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि जब हम पूरे 75 लाख यूज नहीं कर रहे हैं तो हम रिटर्न के लिए पूरे 75 लाख क्यों ले रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में. पहली प्रॉब्लम हो गई. दूसरी प्रॉब्लम हुई कि हम प्री टैक्स इनकम को देख रहे हैं. टैक्स तो हमें हमेशा भरना है. आशा करिए कि आप और मैं करोड़ों में टैक्स भरे हर साल. बट जब टैक्स पे करने ही करने हैं तो प्री टैक्स इनकम का देखने का फायदा क्या है. तो हमें एबिट को कंसिडर करने की जगह अर्निंग्स कंसिडर करनी चाहिए, जो इंटरेस्ट के, तो ठीक है इंटरेस्ट बाद में भरेंगे बट टैक्स के बाद है. तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस टैक्सेस, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, जिसका एक बेटर टर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसको बोलते हैं नोपैट. तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, सारा कैपिटल नहीं जो हमारे पास है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उस पर हम कितना नोपैट जनरेट कर रहे हैं. इस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, आप खुद गेस करिए. इन्वेस्टेड कैपिटल पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी कि ROIC. अब जो यानी कि वो कैपिटल जो हम इन्वेस्ट किया है उस पर हम पोस्ट टैक्स कितना रिटर्न बना रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोर रियलिस्टिक नंबर्स, राइट. तो अब ROC और ROIC सेम चीज बताता है, बट ROIC जो है ना वो एक बेटर पिक्चर पेंट करता है, क्योंकि वो एक्चुअल बिजनेस में लगे हुए पैसे को कंसिडर करता है, एज अगेंस्ट ROC जो सारे पैसे जो बिजनेस के पास है उसको कंसिडर करता है. ठीक है. तो अभी हमने 2 टर्म्स डिस्कस की, ROC ROIC. ROCE में हमारा न्यूमरेटर में होता है अर्निंग्स बिफोर, यानी कि जो परसेंटेज निकालते हैं उसमें ऊपर होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और नीचे होता है जो टोटल हमारे पास कैपिटल है. और ROIC में कंसिडर होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है वो है जो नेट हमारे पास अर्निंग्स, जो नेट हमारे पास कैपिटल है उसमें से हमने कितना कैपिटल एक्चुअली इन्वेस्ट किया है. ROIC हमें बताता है इन्वेस्ट कैपिटल पे रिटर्न, और ROC हमें बताता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न. तो अगर हम यही बोल रहे हैं कि ROIC बेटर मेट्रिक है तो क्या ROC एक यूजलेस मेट्रिक है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. ROIC जो है ना वो एक्सेस कैश को इंक्लूड नहीं करता, बट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेस कैश होना इज अ रिक्वायरमेंट, जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो या टेलीकॉम हो, जिनको एक्सेस कैश हमेशा रखना होता है
क्योंकि वो लोन लेते हैं और बैंक उनको रिक्वायर करता है कि आप हमारे यहाँ कुछ एफडी करो या आप कुछ अपने एसेट रखो जो हम लिक्विडिटी के में यूज करेंगे इन केस यू गाइस फेल। तो भले ही वो कैपिटल एम्प्लॉय नहीं हो रहा, पर वो कैपिटल बिजनेस में, सॉरी, वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पर वो कैपिटल बिजनेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आरओसी मेक्स मोर सेंस, क्योंकि जो हम पैसा यूज नहीं कर रहे, जो हमारे पास कैश भी पड़ा हुआ है, वो भी एसेंशियल पार्ट है हमारा बिजनेस को चलाने का। जैसे एयरलाइंस होती है ना, वो बहुत सारा कैश साइड में रखते हैं क्योंकि प्लेन्स का मेंटेनेंस महंगा होता है, फ्यूल बहुत महंगा होता है। जैसे एयरलाइंस का मेन कॉस्ट फ्यूल ही होता है, वो फ्यूल बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुत कैश पड़ा होता है। आरओआईसी कब ज्यादा सेंस बनाता है, अब आप ये पूछोगे। आरओआईसी उनके लिए ज्यादा सेंस बनाता है जिनके पास बहुत सारा कैश साइड में पड़ा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर बिजनेसेस, इन्फोसिस, एफएमसीजीज, इनके पास बहुत सारा पैसा साइड में पड़ा होता है। और ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आरएनडी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका इन्वेस्टेड कैपिटल बड़ा होता है क्योंकि आरएनडी में भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे इनको एक्चुअल पैसा नहीं कमाते हैं, पर ये इनके लिए नए एवेन्यूज खोलता है। तो आरओआईसी ये दिखाता है कि आप कितना एफिशिएंटली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो दैट शुडंट पनिश योर आरओसी मेट्रिक। अगर आपके पास बहुत पैसा पड़ा है पर आप यूज नहीं कर पा रहे, तो इससे आपका रिटर्न्स खराब हो गए ना, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। बट वाई शुड आई पनिश अ बिजनेस जो बहुत पैसे हैं जिसके पास? तो इसलिए हम उस केस में आरओआईसी कंसिडर करते हैं। और आरओआईसी से हमें एक और चीज दिखती है कि जो पैसे वो कैश हैवी बिजनेसेस, जो कैश जिनके पास बहुत ही ज्यादा कैश रिच बिजनेसेस जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आरएनडी में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे एक्विजिशंस में, उन पे कितना अच्छा रिटर्न्स बना रहे हैं, राइट। तो गाइस, फॉर अ रीकैप, आरओआईसी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखता है इन्वेस्टेड कैपिटल पे, विच इज गुड फॉर कैश रिच कंपनीज। और जो आरओसी का एक बहुत ही एक ज्यादा रिफाइंड वर्जन है। आई थिंक गाइस इस वीडियो के लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ सही से नहीं समझाया है या कहीं पे आपको और क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो प्लीज रीवॉच द वीडियो, एंड इवन इफ यू इवन डोंट अंडरस्टैंड इट, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा सकूं। मे भी आप सवाल पूछ लें, कोई और आलस में कमेंट ना टाइप करे और उसको भी सेम डाउट हो, उसकी भी मदद हो जाए। आप खुद कुछ स्टडीज करिए, केस स्टडीज करिए कंपनीज की, सोचिए कि आरओसी और आरओआईसी देख के आपको क्या समझ आ रहा है। अभी तो हमने मैट्रिक्स देखे जो इंटरेस्ट नहीं भर रहे हैं, डेट कंसिडर कर रहे हैं अपने कॉस्ट में। कुछ केस ऐसे होते हैं ना जहाँ डेट की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो बिजनेस डेट को अपने खत्म कर चुके हैं, जैसे एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, रिटेल हुआ, आईटी हुआ। तो इन 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 बिजनेसेस को कंसिडर करने के लिए आरओसी आरओआईसी से भी बेटर मैट्रिक्स है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस, समझिए आरओसी आरओआईसी, खुद कुछ कंपनियां उठाइए। हम जब वो मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लेंगे जो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, तब हम खुद एक केस स्टडी वाली वीडियो करेंगे। तो तब तक गाइस, लाइक क्यूरियस रहिए, एक्साइटेड रहिए। ये लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कंसिडरिंग लाइक द मल्टी डिकेडल स्टोरी। दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टॉप। अगर आप मार्केट्स में अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका थोड़ा लॉस हुआ है, डोंट गेट डिस्करेज। डोंट गो बाय स्टॉक प्राइसेस गिर रही हैं, कंपनी बेकार है वगैरह वगैरह। दिस इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। डोंट गो बाय द पॉपुलर सेंटिमेंट। मीडिया में आजकल बहुत निगेटिविटी फैल गई है। जब निफ्टी 26,000 का था तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से जब निफ्टी 22,000 का हो गया है तो सब कुछ बुरा है। तो ठीक है, थिंग्स विल बाउंस बैक। स्टे इन्वेस्टेड गाइस, स्टे इंटरेस्टेड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर bearing with me. See you in the next one.